हेलो हाय एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। यानी कि अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर लाइक यूएसए में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, सिंगापुर में किस तरीके की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हाँ, ये जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स है इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं और किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने इस चैप्टर के अंदर देखनी है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। बेसिकली वी विल डील विद इंडिया। अलग अलग कमेटीज आई, उनकी अलग अलग सजेशंस आई, एंड देन व्हाट वी फॉलो एट द एंड इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स जो है, जितनी भी कंपनीज होती है वो हमें बेसिकली पता है किससे गवर्न होती है, कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है, सिंपल सी बात है। देन जितनी हमारी लिस्टेड एंटिटीज होती है उनके ऊपर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस लगते हैं 2015 के, लाइक उन पे कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर वो लिस्टेड हो जाती है तो उनके ऊपर सेबी एलओडीआर भी लगता है। तो यानी कि इनके ऊपर दोनों चीज़ें लगेंगी। जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज है या जो लिस्टेड नहीं है उनके ऊपर एलओडीआर नहीं लगेगा, क्योंकि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं एंटिटीज पे लगेगा जो कि लिस्टेड होंगी। देन जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर आरबीआई के सर्कुलर्स और उनके पर्टिकुलर एक्ट्स होते हैं। जैसे बैंकिंग के लिए एसबीआई अगर बैंक है तो उसके लिए अपना एक्ट है। इसी तरीके से जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर अपना पर्टिकुलर जो स्पेशल एक्ट है वो लगेगा, और उसके अलावा जो भी आरबीआई के सर्कुलर्स आएंगे वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इंडिया में जितने भी बैंक्स हम कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई, और उनके जो स्पेशल एक्ट है वो उनको रेगुलेट करेंगे। देन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा, जो इरडा होता है, IRDAI लॉज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलेटिंग बॉडी है इनकी। एंड देन सर्कुलर्स जो आते हैं इरडा के ही, वो सारे इनको इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। एंड जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं इनको डीपीई गाइडलाइंस होते हैं, डीपीई गाइडलाइंस उनके बेसिस पे ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज काम करते हैं। तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आ गई, फर्स्ट कंपनीज एक्ट, सेकंड सेबी एलओडीआर, थर्ड आरबीआई, फोर्थ इरडा, फिफ्थ डीपीई गाइडलाइंस। तो हमें पांच चीजें बेसिकली कवर करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर की इनके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होती है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ बेसिक्स बताए गए हैं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है, जिससे कि हमारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज गवर्न होती है हमारी कंट्री की, या सभी कंपनीज गवर्न होती है। और अभी कौन सा कंपनीज एक्ट चलता है 2013 का, और इससे पहले कौन सा था, एस्ट्रॉयल कंपनीज एक्ट कौन सा था, 1956 का। तो ये 2013 के अंदर कम्प्लीटली रिवैम्प्ड हो गया था, पूरी तरीके से चेंज हो गया था, और न्यू एक्ट हमारा जो है आया था, जिसके अंदर जो कि एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन बोला जाता है, जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव कर दिया। जितनी चीज़ें हमारी इस वाले एक्ट में आई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, उतनी हमारे 1956 के एक्ट में नहीं थी। द कंपनीज एक्ट 2013 प्योरली क्या करता है, इंडिकेट करता है हमारा फोकस रेगुलेटर्स का किस चीज़ की तरफ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की तरफ। और बहुत सारी जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नेंस की, उनको इंक्रीज करता है डिस्क्लोजर करने के लिए, एनहेंस रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ बोर्ड। तो इन सब की लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा देता है। कमेटीज़ के बारे में बताता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या रूल्स होंगे। ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ प्रोविजंस हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में डाले गए हैं, वो क्या है कि अपॉइंटमेंट एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया। देन इसी तरीके से वुमेन डायरेक्टर के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि मैनेजरियल पर्सन, जो होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कमेटी एंड बोर्ड एज अ होल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसके अंदर, एनहेंस डिस्क्लोजर, स्ट्रिक्टर येट फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसीजर, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी, सेक्रेटरियल ऑडिट, NFRA, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं उसके अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमारे सामने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है जो हमें रीड करने हैं। The Companies Act and 2013 and SEBI LODR regulation together deal with virtually all areas affecting corporate governance. तो ये जो मेन दो चीज़ें डील करती हैं, which are discussed at relevant places in the entire study material। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम पढ़ेंगे ना, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, GRMEC, इसके अंदर पूरे हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर आपको अलग अलग जगह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिल जाएगा, जो कि हमें कंपनीज एक्ट और सेबी LODR से मिलता है। तो क्या क्या है मिलेंगे आपको, एक तो रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
जो LODR का है रेगुलेशन 4। देन वी विल स्टडी अबाउट गाउंगली कमेटी जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स के बारे में जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। देन बेसल कमेटी, RBI गाइडलाइंस क्या है, इरडा की गाइडलाइंस क्या है, स्टीवर्डशिप कोड क्या है इंश्योरेंस इन इंडिया के लिए, एंड गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर CPSCs एंड ग्रेडिंग ऑफ CPSCs। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या सबसे पहले हमें दिया गया है। तो रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी LODR हमें देखना है। इसके अंदर हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो रेगुलेशन 4 हमें क्या देता है, प्रोवाइड्स फॉर ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर कि हम टाइमली से मंथली ईयरली या जो भी क्वार्टरली अपने पीरियोडिक डिस्क्लोजर करें, एंड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय लिस्टेड एंटिटीज। तो ये पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स और दूसरी चीज़ क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। याद करना, पहली चीज़ क्या दी हमें इसने, पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स दी है, एंड सेकेंड थिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि लिस्टेड एंटिटीज को करने हैं। जितने भी सेबी के रेगुलेशंस होते हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें दी हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स के बारे में। The principles for periodic disclosures are based on the principles given by International Organization of Security Commission (IOSCO). तो ये जो है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं डिस्क्लोजर के, पीरियोडिक डिस्क्लोजर के, ये कौन से प्रिंसिपल से डिपेंड करते हैं, ईओस्को के प्रिंसिपल। तो जो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि ईओस्को कैसे बना और वो सारी चीज़ें देखी थी। तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं पे हमारा रेगुलेशन 4 डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो हैव इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द लाइन विद OECD प्रिंसिपल। तो जो ये फर्स्ट वाली चीज़ है, जो पीरियोडिक डिस्क्लोजर है, ये हमें किससे मिलते हैं, ईओस्को के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाए हैं। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिस्क्लोजर हैं, ये हमने कहाँ से बनाए हैं, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने OECD प्रिंसिपल से लिए हैं। OECD प्रिंसिपल भी फर्स्ट चैप्टर में देखे थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम हमें याद रहेंगे। ईओस्को से हमें मिले पीरियोडिक डिस्क्लोजर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें OECD के प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो ये भी जो है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर हमें दिए गए हैं। इन द इवेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और एम्बिग्यूटी दीज प्रिंसिपल वुड सर्व द गाइड्स जो लिस्टेड एंटिटीज। तो अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं होती, जैसे मान लो किसी चीज़ के लिए नहीं बताया गया आपको, अदरवाइज आपको बता देगा, आपको जो भी एक्ट है, रेगुलेशन है, वो बता देगा कि आपको ऐसी सिचुएशन में ये करना है, ये करना है। अगर कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं बताया, तो फिर हमारे सामने ये प्रिंसिपल्स होंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि हमें किस हिसाब से अपने डिस्क्लोजर्स करने हैं और किस हिसाब से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना है। तो ये उन्हीं उन्हीं सिचुएशंस में हेल्प करेगा जहाँ पे आपके पास कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो जहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, वहाँ पे हमें रेगुलेशन 4 हमारे हेल्प में आ जाएगा। किस चीज़ के लिए, पीरियोडिक डिस्क्लोजर के लिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, के प्रिंसिपल्स के लिए। दो चीज़ें हैं, याद रखना, रेगुलेशन 4 के अंदर दो चीज़ें हैं हमारी, पीरियोडिक डिस्क्लोजर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल लिस्टेड एंटिटीज के लिए। पीरियोडिक डिस्क्लोजर कहाँ से मिलते हैं हमें उसके प्रिंसिपल्स, ये हमारे डिपेंड करते हैं ईओस्को से, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। और जो हमारे प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, OECD प्रिंसिपल से मिलते हैं। ठीक है, आई होप इतना याद रहेगा। और ये कब एप्लीकेबल होते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या एम्बिग्यूटी होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें लिस्ट, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइड करते हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आते हैं गवर्निंग द डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन। तो डिस्क्लोजर के लिए जो हमें डिस्क्लोजर करने हैं, अपनी चीज़ें शो करनी है, एंड ऑब्लिगेशन जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनके लिए क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। तो ये, अब हमें पता है कि हमारा जो सेबी के जितने रेगुलेशन है, लाइक LODR है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड एंटिटी के ऊपर। तो लिस्टेड एंटिटी की ही बात होगी। द लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटीज शैल मेक डिस्क्लोजर। तो जिन भी कंपनीज ने, जिन भी एंटिटीज ने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करा रखा है, अपने शेयर्स को लिस्ट करा रखा है, उनको डिस्क्लोजर करना होगा, ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना होगा इन रेगुलेशंस के हिसाब से। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा उसके लिए इनको, सबसे पहली चीज, हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होगी शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कैसे प्रिपेयर की जाएगी और उनको डिस्क्लोज किया जाएगा, जो भी हमारे पास एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम फॉलो करेंगे, जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने AS को फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए और डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर भी के लिए भी याद रखना, सिर्फ डिस्क्लोज नहीं, प्रिपेयर भी, क्योंकि हम अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे अपने AS के हिसाब से, तो हम फिर उसको जब डिस्क्लोज करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएंगे,
क्योंकि एएस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और सब एंटिटीज फॉलो करती हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है सबको समझने के लिए, इसीलिए ही एएस बनाए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर कि हमें अपने एएस के हिसाब से प्रिपेयर एंड डिस्क्लोज करना है। और हमारी दो चीज़ें किस लिए थी, एक तो हमें जो डिस्क्लोजर्स करने थे यही चीज़ थी ना हमारी, कि हमें करना क्या था, हमारे प्रिंसिपल क्या थे, हम क्यों बना रहे थे इनको। एक तो हमें पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स करने थे और दूसरा हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोजर कैसे कर रहे हैं, सब पीरियोडिकल जो कर रहे हैं उसके लिए हमें एएस को फॉलो करना है। देन जो हमारी लिस्टेड एंटिटीज होंगी उनको क्या करना होगा, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वही बात यहाँ पे दोबारा से रिपीट करें, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहा है इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये चीज़ हमें लेटर एंड स्पिरिट में कर लेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए फॉलो नहीं कर रहा, जो उसकी इंटेंशन है कि कोई चीज़ क्यों बोली है। अगर हम डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो वो उसने हमसे क्यों फॉलो कराया, उसके पीछे क्या पर्पस था, वो सॉल्व होना चाहिए। हम किसी भी तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना करें अपने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। In the preparation of financial statement, taking into consideration the interest of all the stakeholders and shall also ensure that annual audit is conducted by an independent, competent and qualified auditor। और अपने जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो लेटर एंड स्पिरिट में करें, एंड देन उसको सभी के इंटरेस्ट के अंदर करें, स्टेक होल्डर्स के, और हम ये इंश्योर करें कि हमारा उसका एनुअल ऑडिट हो। और वो एनुअल ऑडिट कौन करें, हमारे इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर्स पर। ठीक है, जो भी सीए हो हमारे, उनको ऑडिट करने के लिए वो कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉम्पिटेंट हो एंड क्वालिफाइड हो। जो हमारा कंपनीज एक्ट है जो बताता है कि किस तरीके से होनी चाहिए इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड, जो भी सारी रिक्वायरमेंट बता रखी हैं वो सारी हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी, पहले हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ट्रू स्पिरिट एंड लेटर के अंदर फॉलो करने हैं, और साथ ही उनका ऑडिट कराना है सीए से, जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉम्पिटेंट है और क्वालिफाइड हो। दो चीज़ें हो गई। तीसरा बोलता है द लिस्टेड एंटिटी shall refrain from misrepresentation and ensure that the information provided to recognized stock exchange and investor is not misleading। तो हमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, इस चीज़ को इंश्योर करना है। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर उनको ट्रू लेटर स्पिट में और उनको ऑडिट कराना है, देन हमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना। ठीक है, देन चौथी चीज आती है हमारी, द लिस्टेड एंटिटी शेल प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो और ये इन्फॉर्मेशन भी टाइमली देनी है, ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन हम 6 महीने साल बाद आके दे रहे हैं। तो टाइमली देनी, जो भी हमें पीरियोडिकली बताया गया है कि 15 डेज में, मंथ में या 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, जब भी हमें देनी है वो इन्फॉर्मेशन टाइमली दे वो हम इन्फॉर्मेशन। चारों पॉइंट याद हो गए, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेटर एंड स्पिरिट में सीए से ऑडिट कराना है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, देन टाइमली हमें उसको डिस्क्लोज करना है। देन आगे हमें क्या बोलता है, द लिस्टेड एंटिटी shall ensure that disseminations made under provisions of these regulations and circulars made thereunder are adequate, accurate and explicit, timely and presented in simple language। तो आप इतना सा पॉइंट याद रख लो कि हमें सिंपल लैंग्वेज के अंदर करनी है और एडुकेट करनी है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज कर लो, क्योंकि टाइमली वाला तो हमने कर ही दिया है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आ गया, सिंपल लैंग्वेज। तो पहले हमने एएस को फॉलो किया, फिर एएस जो है लेटर एंड स्पिरिट के अंदर होना चाहिए और सीए से ऑडिट होना चाहिए। देन हम उसको मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे, टाइमली करेंगे, देन सिंपल लैंग्वेज के अंदर करेंगे और एडुकेटली करेंगे। फिर जो हमारे चैनल्स होंगे जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन डिसएमिनेट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वो क्या करें, प्रोवाइड फॉर इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर को ये एफिशिएंट इंफॉर्मेशन कैसे मिले, इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट। तो कॉस्ट एफिशिएंट आप याद रख सकते हो कि कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में बोलता है कि the listed entity shall abide by all the provisions of the applicable laws, including the security laws and also such other guidelines as may be issued from time to time by the board and the recognized stock exchange in regard and as may be applicable। तो जो हमारी ये listed entity है इसको क्या करना है, जितने भी applicable laws हैं, जो कि हमारा सिक्योरिटी लॉज है या फिर कोई भी और गाइडलाइंस आ रही हैं टाइम टू टाइम, जो बोर्ड निकाल रहा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज निकाल रहा है, तो उन सबको फॉलो करें। तो हमारे सामने क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, फिर उसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो करो, सीए से ऑडिट कराओ, मिसरिप्रेजेंटेशन मत करो, टाइमली दो उनको, उसके बाद उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर दो और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से दो, एंड देन जितने भी रेगुलेशंस आ रहे हैं उनको पूरा करो। ठीक है, जो भी सेबी हो गया, बोर्ड हो गया,
मतलब बोर्ड सेबी हो गया, और इसके अलावा जो रेगुलेशन लॉज आ रहे हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज कोई चीज बोल रहा है तो उन सबको हमें फॉलो करना है। Then the listed entity shall make specified disclosures कि वो specified disclosures करें and follow its obligations in letter and spirit, taking into consideration the interest of all stakeholders। तो इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, ये रिपीटिशन हो रही है एक तरीके से कहीं ना कहीं, तो नहीं भी लिखोगे तो मोर देन एनफ है, कोई बात नहीं चलेगा, इस पॉइंट को स्किप कर दो। Then filings, reports, statements, documented information which are event based are filed periodically shall contain relevant information। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपनी रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट में, वो कैसी इंफॉर्मेशन दोगे, रेलेवेंट। ये पॉइंट हमें याद रहेगा। देन periodic filings, report, statement, documented information report shall contain information that shall enable investors to track performance of listed entity over regular intervals of time and shall provide sufficient information to enable investor to access the current status of listed entity। तो यहाँ पे आप sufficient information का पॉइंट याद कर सकते हो। तो हमने कौन कौन से किए, पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारे लेटर एंड स्पिरिट के अंदर होना चाहिए, सीए से ऑडिट कराना है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी हमें उसके अंदर, और जो सीए था वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यही थी मेन चीज। देन हमें क्या करना है कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है, टाइमली डिस्क्लोजर करना है। टाइमली डिस्क्लोजर करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखना है। सिंपल लैंग्वेज के बाद कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। कॉस्ट एफिशिएंट होने के बाद जितनी भी रेगुलेशंस आ रही हैं वो हमें फॉलो करने हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आई होप आपको याद हो गए होंगे। ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स के प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ईओस्को। ये हमने याद किया था, पीरियोडिक डिस्क्लोजर किस पर डिपेंड करेगा, ईओस्को पे। और जो हमारे रेगुलेशंस थे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थे जो हमें फॉलो करने हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ओईसीडी प्रिंसिपल्स पे। तो अभी हमने कौन से किए, पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स के, तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये ऑस्को पे डिपेंड कर रहे हैं। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स आते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ओईसीडी पे। तो इनको देखते हैं कि क्या है, ब्रॉड हेडिंग्स क्या दी गई हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स याद रखना, तो अलग अलग चीजें दी गई है हमें रेगुलेशन 4 के अंदर। रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी एलओडीआर दो चीज़ों के बारे में पूछता है वो आपसे एग्जाम में, से दो अलग अलग चीज़ें पूछेगा। सिर्फ रेगुलेशन 4 बोलेगा तो आपने दोनों चीज़ें करनी है, पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स जो अभी हमने याद किए वो किस पे हैं, ईओस्को पे हैं, और ये जो अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये किस पे है, ओईसीडी पे है। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूछ रहा है तो आपने जो अब हम पढ़ेंगे ये पॉइंट्स जो याद करेंगे ये करने हैं। अगर वो आपसे पब्लिक डिस्क्लोजर के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो जो अभी हमने पहले याद किए वो आपने लिखने हैं। और वो सिर्फ पूछते हैं रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी ओडीआर के बारे में बताओ, तो फिर आपने पूरे के पूरे जो हमारी दोनों चीजें हैं पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों के बारे में बताना होगा। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हमें किस किस चीज के बारे में बता रहे हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है हमने, ठीक है, वो चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, कैसे देनी है इंफॉर्मेशन, टाइमली देनी है, फर्स्ट पॉइंट। देन इक्विटेबल ट्रीटमेंट, हमने कैसा ट्रीटमेंट करना है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है, सेकंड चीज। देन रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर हमें देखना है कि स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए ये भी हम डिस्कस करते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल देखे हमने, स्टेक होल्डर के। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी देखने हैं, डायरेक्टर्स की। देन राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स किस, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स क्या है, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः पॉइंट्स हमें याद करने हैं यहाँ पे। इनको समझते हैं और साथ साथ याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले शेयर होल्डर्स के राइट हैं, ये स्पेसिफिकली भी आपसे पूछ लेगा कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो फिर आपको डायरेक्टली ये चीज़ लिखनी होगी, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। तो हमें डायरेक्टली ये लिखना होगा, वो पूरा भी पूछ सकता है कि क्या क्या है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूरा पूछ लेगा, ठीक है, फिर उसमें से भी आपसे राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स पूछ लेगा। तो ये आपको पूरी तरीके से भी पता होना चाहिए और इंडिविजुअली भी हमें डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। The listed entity shall seek to protect and facilitate the exercise of the following rights of shareholders। इन rights को ध्यान में रखा जाएगा shareholders के,
right to participate in and be sufficiently informed of decision concerning fundamental corporate changes। तो अगर कोई भी फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अंदर उसको पार्टिसिपेट भी करने का राइट है और उसको सफिशिएंटली इन्फॉर्म भी किया जाएगा जो भी डिसीजंस होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी क्या हो रहे हैं, फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस हो रहे हैं। एफसीजी से नाम से याद कर सकते हो कि कोई भी फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस हो रहे हैं तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसको पार्टिसिपेट करने का राइट है। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। देन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर मीटिंग। तो वोट वर्ड भी अगर आप याद रख लोगे तो आपको पॉइंट याद रहेगा कि उसको वोट करना है शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर। ठीक है, जनरल शेयर होल्डर मीटिंग हो रही है ना, उसमें वोट करने का राइट है। तो पहले जो भी हमारा फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस हो रहे हैं उसमें उसको उसकी नॉलेज है और पार्टिसिपेट करना है। देन वोट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रूल्स इंक्लूडिंग वोटिंग प्रोसीजर दैट गवर्न द जनरल शेयर होल्डर मीटिंग। तो इसी से याद हो जाएगा कि जो भी इसके रूल्स है ना वो सारे भी इसको इन्फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहली बात क्या आ गई, हमें फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस के लिए इन्फॉर्म करना है उसको। देन हमें उसको वोट करने देना है। तब जो भी वोट करने का जो प्रोसीजर है जनरल शेयर होल्डर मीटिंग्स के अंदर, वहाँ पे उसको प्रोसीजर बताना है कि कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, वो सारी हमें बतानी है। देन उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो क्वेश्चंस पूछ सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, to place items on agenda of general meeting and to propose resolution subject to reasonable limitations। तो मेनली सिर्फ इतना याद कर लो कि वो क्वेश्चंस पूछ सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो पहले क्या हो गया, फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस जो आ रहे हैं उसके बारे में पता हो, वोट कर पाए, वोटिंग का प्रोसीजर पता हो उसको, जनरल शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर प्रोसीजर वर्ड याद कर सकते हो। देन उसको क्या हो, क्वेश्चन पूछ सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। देन effective shareholder participation in key corporate governance decisions such as the nomination and election of members of board of directors। तो नॉमिनेशन या इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वो अपना रोल प्ले करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन इतना याद रखो, क्योंकि सारा सारा इतना सारा हो जाता है तो याद नहीं रहता ना। तो की मेन की वर्ड्स याद रखोगे, मोर देन इनफ है, आपको नंबर मिल जाएंगे। पास जो पास होना है 50 के अराउंड, 50 से ऊपर नंबर आराम से आ जाएंगे अगर इतनी चीज़ें भी याद आती हैं। पहले क्या हो गया, क्या होना चाहिए उसको, फंडामेंटल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उसको वोट मिलना चाहिए। वोट किस में मिलना चाहिए, जनरल शेयर होल्डर मीटिंग में। फिर ये वोट का प्रोसीजर क्या होगा वो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद उससे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछ सके। एंड देन उसका जो पार्टिसिपेशन है वो किस चीज़ के अंदर हो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जा रहा है या नॉमिनेट किया जा रहा है, इस चीज़ के अंदर उसका पार्टिसिपेशन। then exercise of ownership rights by all shareholders including institutional investors। तो जो institutional investors हों चाहे या normal individual shareholders हों या जो भी हों, वो अपने ownership के rights जो हैं वो exercise कर पाएं। then adequate mechanism to address the grievances of shareholders, कि जो भी shareholder के grievances है, जो भी उन्हें problem है, उनको address किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रॉम अब्यूजिव एक्शंस, तो जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको अब्यूजिव एक्शन से बचाया जाए। तो हमें पॉइंट्स याद हो गए क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स आया। राइट ऑफ शेयर होल्डर्स में क्या आया, उसको जो फंडामेंटल कॉर्पोरेट जो हमारे फंडामेंटल कॉर्पोरेट्स चेंजेस हैं उनके बारे में पता हो। एफ मैंने उल्टा लिख दिया ना, तभी मैंने एफ सी सी लिख लो, ये एफ सी जी नहीं, एफ सी सी तभी सी जी से गवर्नेंस याद आएगा। फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, देन वो मीटिंग्स के अंदर वोट कर पाए, जो जनरल शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है। उसके बाद उसको प्रोसीजर पता हो, उसका प्रोसीजर पता होने के बाद वो क्वेश्चंस पूछ पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वो वोट कर पाए, यानी कि उनको अपॉइंट या इलेक्ट या नॉमिनेट कर पाए। देन उसके बाद जितने भी उसके ओनरशिप राइट्स हैं उसको वो मिले, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या चाहे नॉर्मल हो। फिर उसकी जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ एब्यूसिव प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, याद हो गया कि राइट ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, आई होप याद हो गया होगा। देन हम आते हैं टाइमली इन्फॉर्मेशन के ऊपर, इसको इन्फॉर्मेशन कैसी मिले, टाइमली मिले। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स का क्या है, जो कि ओईसीडी प्रिंसिपल्स का है, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। देन राइट ऑफ शेयर होल्डर्स हमने याद कर लिया। देन हमारे सामने आती है टाइमली इन्फॉर्मेशन। जो हमारी लिस्टेड एंटिटीज हैं वो क्या करें, टाइमली इन्फॉर्मेशन दे अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पेन हो जाता है इसके अंदर। हाँ, ये टाइमली इन्फॉर्मेशन दे टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित ना हो, इनसे आगे भी बढ़ के इन्फॉर्मेशन देनी है। कैसे,
सफिशिएंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है, डेट, लोकेशन, एजेंडा, ये सब चीज़ें देनी है, पहली चीज़ हो गई। देन सेकंड थिंग इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट्स के बारे में बताना है, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर जो obtain डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसअप्रोशनेट टू देयर इक्विटी ओनरशिप, तो वो सारे इस तरीके के डिसीजन ले पाए। तो याद रखो, पहले हमें सफिशिएंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है। सेकंड हम रख सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट के बारे में देना है। देन जो भी राइट्स अटैच्ड हैं उस शेयर से रिलेटेड, वो सारे हमें उसको बताने हैं जो हम टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सिर्फ टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देनी, टाइमली के साथ क्या करना है, सफिशिएंट एंड टाइमली देनी है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट बतानी है, राइट जो भी उसके अटैच्ड है उन शेयर्स के साथ वो सब भी बताने हैं। तो ये तीन चीजें हमें करनी है जब हम उसको टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देन इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है हमें, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, हमें इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें कर ली, एक तो डिस्क्लोजर कर लिए थे हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर जो थे वो किस पे थे, ईओस्को पे थे। देन हमने क्या किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्टार्ट किया है जो किस पे है, ओईसीडी प्रिंसिपल्स पे है। और ये दोनों क्या है, ये हमें रेगुलेशन 4 के अंदर दिया गया है, सेबी एलओडीआर के। ये स्पेसिफिकली किस पे एप्लीकेबल होगा, जितनी भी हमारी लिस्टेड एंटिटीज हैं। ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहना, साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। देन हमने इसके अंदर क्या देखा, सबसे पहले राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, है ना, कि क्या क्या राइट्स मिलते हैं शेयर होल्डर को। देन हमने क्या देखा कि टाइमली जो हमने इन्फॉर्मेशन देनी है वो कैसे देनी है। देन हमारे पास आता है कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने। तो इक्विटेबल ट्रीटमेंट कैसे करना है, जितने भी शेयर होल्डर्स हमारे उनके साथ, चाहे वो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स हो, फॉरेन शेयर होल्डर हो, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो सेम सीरीज के हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, इक्वली ट्रीटमेंट करना है। कैसा ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं कि कोई हम किसी तरीका किसी के साथ प्रेजुडिस कर रहे हैं, कोई भी पार्शियलिटी कर रहे हैं। देन इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हमें रखना है, जितने भी हम की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन लेंगे। जैसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट या नॉमिनेट कर रहे हैं, या हमने राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स में भी पढ़ा था ना, तो वो राइट उनको हमें देने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स बाय फॉरेन शेयर होल्डर्स शैल बी फैसिलिटेड। अब चाहे वो फॉरेन शेयर होल्डर्स क्यों ही ना हो, उन्हें भी हमने वोटिंग राइट देने हैं। तो हमने क्या किया, सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट की, जितने भी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं वहां पे भी किया, फॉरेन शेयर होल्डर्स को भी राइट दिया हमने वोटिंग का। द लिस्टेड एंटिटी शेल डिवाइस अ फ्रेमवर्क टू अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग इन अब्यूजिव शेयर डीलिंग। तो हमने इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है तो पता ही होगा, क्योंकि हम प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो पता ही होता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर जनरल शेयर होल्डर मीटिंग शेल अलाउ फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर। तो जितने भी प्रोसेस हैं या प्रोसीजर हैं वो क्या करें, जनरल शेयर होल्डर को मीटिंग्स के अंदर इक्विटेबल ट्रीटमेंट कराए। तो ये बार बार इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद सबका पार्टिसिपेशन कराना है, फॉरेन शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट कराना है। ठीक है, कोई भी हमें इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी देनी। देन जो हमारा प्रोसेस एंड प्रोसीजर है वो भी इक्वल ट्रीटमेंट की बात करें। और जो हमारे वोट्स हैं वो कोई एक्सपेंसिव ना हो जाए बहुत सारे, कि जो लिस्टेड एंटिटी का प्रोसीजर है वोट करने का वो एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट ना हो, ये हमें याद रखना है। क्योंकि अगर ये होगा तो जो ऊपर के शेयर होल्डर्स होंगे, लाइक जिनके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो तो कर पाएंगे वोट, जिनके पास कम होंगे वो कहेंगे यार इतना खर्चा होगा, इतने के तो हमारे पास शेयर्स ही नहीं है इसके, तो वाई वी शुड वोट, तो वो अवॉइड कर देंगे उसको वोट करना। तो हमें ये जो प्रोसीजर है जो भी है वोट करने के प्रोसीजर, उनको डिफिकल्ट नहीं बनाना और एक्सपेंसिव नहीं बनाना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा इक्विटेबल ट्रीटमेंट। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स का रोल क्या होता है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। तो रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा, द लिस्टेड एंटिटी shall recognize the rights of its stakeholders and encourage cooperation between listed entity and the stakeholders। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना उनके बीच में और जो लिस्टेड एंटिटी है उनके बीच में क्या करना है, हमें कॉपरेशन करना है। तभी हम उनका रोल जो है पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखना सबके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जो है लिस्टेड एंटिटी कुछ और चाहती है, जो स्टेक होल्डर्स होंगे जितने भी होंगे सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। तो इनके बीच में क्या इंकरेज करना है, कॉपरेशन, कि आपस में कॉपरेट करें। तो क्या क्या चीजें करनी है, द लिस्टेड एंटिटी शैल रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। उनके जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, ऐसे इग्नोर नहीं करना, उनको अवॉइड नहीं करना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है।
जो लॉ ने दिए हैं या फिर जो उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो भी राइट्स बनाए थे ना, उनको उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनको देने हैं एक तरीके से। Stakeholders shall have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights, और उनको इस तरीके के राइट्स, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देनी है कि अगर उनके कोई वायलेशन हो रहा है राइट्स का तो उनको रीड्रेस कर सके। ठीक है। Then stakeholders shall have access to relevant, sufficient and reliable information on timely and regular basis to enable them to participate in corporate governance process। तो वही बात होगी जो हम पहले पढ़ रहे थे कि इनको क्या करना है, एक्सेस देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सफिशिएंटली रिलायबल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की एक्सेस देनी है टाइमली बेसिस पे, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। तो पहली चीज़ क्या होगी कि हमें रिस्पेक्ट करनी है उनके प्रिंसिपल्स की। दूसरी क्या होगी कि अगर उनके प्रिंसिपल को वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए रिड्रेसल करना है। एंड देन उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली मिले, सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले। देन हमें क्या कैसा सिस्टम बनाना है, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को डेवलप करना है, ताकि कोई भी जो स्टेक होल्डर है अगर वो विसल ब्लोअर बनना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की डिस्क्लोज करना चाहता है तो ईजिली कर पाए। तो ये चार चीजें हमें ध्यान रखनी है इस रूल ऑफ स्टेक होल्डर्स के अंदर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, इसको बार बार रिवाइज करना, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो ये हमें रेगुलेशन 4 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले प्रिंसिपल्स के अंदर फोर्थ पॉइंट पे बताया गया है। देन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जो हमारी लिस्टेड एंटिटी है उसको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि वो टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स करे जितने भी मटेरियल मैटर्स हैं उनके ऊपर, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप, गवर्नेंस लिस्टेड एंटिटी की, सब कुछ करे। इंफॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। तो ये सब हमने पहले भी देखा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए भाई, हम अपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं। देन हमारे जो चैनल्स हों जिनसे हम इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट करें, लोगों तक पहुंचाए, वो क्या करें, इक्वल, टाइमली, कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस करवाएं। ठीक है कि सबको एक तरीके से पहुंच रही है, टाइम पे पहुंच रही है और कॉस्ट एफिशिएंट वे में पहुंच रही है। देन मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी मेंटेन एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस इफ एनी। तो जो भी मिनट्स हैं जो प्रिपेयर हो रहे हैं मीटिंग्स के, उसके अंदर अगर किसी के भी डिसेंटिंग ओपिनियंस आ रहे हैं, यानी कि जो नहीं मान रहा, वो ओपिनियंस भी, जैसे कोई डिसीजन लिया जा रहा है उसके अंदर कई लोग डिसेंटिंग ओपिनियंस भी देंगे ना, अगेंस्ट में देंगे, तो उनको भी रिकॉर्ड किया जाए ताकि बाद में उनको कोई मिनट्स के अंदर देख सके कि क्या दिया था। तो ये तीन चीजें हमें करनी है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। देन हमारे सामने आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दो तरीके से डिवाइडेड है, डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज की फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्या की फंक्शंस होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप मार्क कर सकते हो उसको अपने मॉड्यूल में कि ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तीन चीजें आ गई हमारे सामने। उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो कंपनीज एक्ट वाला है वो तो हमें अलग अलग जगह मिलता रहेगा, रेगुलेशन 4 जो है हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, देन हमारा बैंकिंग वाला आ जाएगा। तो देखो पहले दो डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन क्या है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। Members of board of directors and key managerial person shall disclose to the board of directors। तो क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी और मैनेजरियल पर्सन को भी डिस्क्लोज करना है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही। जो मेंबर्स है ना उन्हीं को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है अपने आप को ही, वेदर दे डायरेक्टली, indirectly or on behalf of third parties have a material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity। तो उनको एक तरीके से ना अपना जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो डिस्क्लोज करना होगा, जो भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी ट्रांजेक्शन में वो डिस्क्लोज करना होगा। इस तरीके से याद रहेगा, पूरा पॉइंट तो याद रख भी नहीं पाओगे क्योंकि इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। जितना भी जो भी उनका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, वर्ड भी याद रखना, ट्रांजेक्शन और इंटरेस्ट, वो डिस्क्लोज करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन the board of directors and senior management shall conduct themselves so as to meet the expectations of operational transparency to stakeholders, while at the same time maintaining confidentiality of information in order to foster culture of good decision making। तो इनको क्या करना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट है ना, इसको जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के साथ साथ इनको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। तो ये दो वर्ड याद रखना, क्या क्या वर्ड है हमारे सामने, कि ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। पहले अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है, तो इससे एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, जो कि फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटिटी है, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो।
तो दोनों चीजें मेंटेन करनी है, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट और ये वाली बात आपको यहाँ से याद रहेगी, एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट आपको अलग से याद रखना है। तो ये दो दो चीजें हैं जो डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, देन की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, सारे याद नहीं होंगे, जो कुछ मेजर मेजर है वो हम याद कर लेंगे। रिव्यूइंग एंड गाइडिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मेजर प्लान सेक्शन, रिस्की पॉलिसी, ये सब बहुत सारे लिखे हैं इसने, तो आप इतना से याद कर लो, रिव्यूइंग एंड गाइडिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू एंड गाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट याद किया आपने। ठीक है, देन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड मेकिंग चेंजेस एज नीडेड। तो मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज गवर्नेंस, ये पॉइंट याद करें। अब देखो, अगर आप में से किसी को पूरा याद होता है या कोई कर लेता है तो डोंट गो विद मी, आपको जैसे अपने लिए कन्वीनियंट लगता है ना वैसे ही करो। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना सजेशन होता है, लाइक जो मेरा तरीका है मैं उससे आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आप पूरा याद कर लोगे, आपको कोई और कीवर्ड्स लगते हैं या कोई और पॉइंट याद करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मेन थिंग इसकी आपको मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए कि आप एग्जाम में लिखो तो आपको मार्क्स मिल जाए, और एटलीस्ट हम अपना 60 मार्क्स लेके आ पाए कम से कम, है ना। बाकी हमारा पर्पस तो होता है कि हम प्रिपरेशन करें पूरे के लिए, लेकिन हमें 60 मिनिमम लेके आनी है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या करना होगा,